अपनी मांगों को लेके सबको यहाँ लाया गया हो। हम गुलाम नहीं हैं, मीडिया से फिर बताना चाहते हैं हम मीडिया के रास्ते, हम गुलाम नहीं हैं, हम आजाद हैं। हमने यूनिवर्सिटी को सींचा है, अपने खून पसीने से सींचा है, इसको यहाँ तक लेके आए हैं। कोई इसके ऊपर अपने अधिकार जमा नहीं सकता, क्योंकि ये हमारा विश्वविद्यालय है। सच्चाई की ओर चलो, क्योंकि यही हमारा नारा है। विश्वविद्यालय ना बांटो, सारा विश्वविद्यालय हमारा है। दोस्तों नमस्कार, विकल्पवाणी सच्चाई की खोज में आपका स्वागत है। दोस्तों, तिरंगे और ये गेट दिल्ली विश्वविद्यालय के पास है, यानी दिल्ली विश्वविद्यालय है ये। और दिल्ली विश्वविद्यालय के गेट नंबर 1 के इस तरफ राइट साइड मुझे देखेंगे आप लोग, सैकड़ों की तादाद में लोग बैठे हैं। ये क्यों बैठे हैं वो बात की बात है, पहले इधर आप देख लीजिए, इधर भी लोग बैठे हुए हैं। कैमरामैन से चाहूंगा कि उस तरफ भी दिखाए, उस तरफ भी लोगों का रेला लगा हुआ है, लोग दूर दूर तक खड़े हैं। क्योंकि आप सबको पता है इस समय दिल्ली में मूसलाधार बारिश के साथ साथ धूप भी पड़ रहा है। और बीते 3 महीने से यानी मई से लगातार इसी तरीके से ये लोग यहाँ बैठे हुए हैं। ये कौन लोग हैं? दिल्ली विश्वविद्यालय में काम करने वाले कर्मचारी हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय को नंबर 1 बनाने के लिए दिन रात काम करते हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को बेहतर एजुकेशन मिले उसके लिए काम करते हैं। लेकिन बीते 3 महीने से अपना काम धंधा छोड़कर ये लोग प्रदर्शन करने को मजबूर हुए हैं। इस दिल्ली विश्वविद्यालय के तमाम कॉलेज, चाहे हिंदू कॉलेज हो, श्यामलाल कॉलेज हो या मोतीलाल कॉलेज हो, ऐसे तमाम कॉलेज के कर्मचारी यहाँ पे हैं, मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों इन्होंने लगातार 3 महीने से काम धंधा छोड़कर यहाँ प्रदर्शन करने को मजबूर हुए हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। विकल्पवाणी सच्चाई की खोज। सर, एक बात समझाइए, आप लोगों का काम है बच्चों का भविष्य बनाने के लिए दिन रात काम करना, सारा काम धंधा छोड़ के आप लोग प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? सर, प्रदर्शन हम आज नहीं कर रहे। आप हमारे मीडिया के साथी हो, आप आए, आपका सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे धरना चल रहा 14 मई से, जो है 14 मई से 14 मई से धरना चल रहा है। हम फरवरी के अंदर इलेक्शन जीते थे। हमने अपना 36 सूत्रीय चार्टर डिमांड लिख के इनको अंदर बैठे वाइस चांसलर साहब को दिया था, रजिस्ट्रार साहब को दिया था। जो है जब हमने लेटर दिया तो उन्होंने हम बात सुनी नहीं हमारी। जो है लेटर देते देते आगे हमने इतने रिमाइंडर दे दिए। जो है फिर हमने 14 मई से धरना स्टार्ट किया। 14 मई के बाद इनको इतने दिनों के बाद सुबह 10 जून को जो है हमारे वाइस चांसलर साहब, पूरी टीम, डीन ऑफ कॉलेज, रजिस्ट्रार, प्रॉक्टर, DR, AR, सब डायरेक्टर साउथ दिल्ली कैंपस जो है सब बैठे हमारे साथ। जो है हमारे 36 सूत्रीय प्रोग्राम जो अब रजिस्ट्रार साहब ने जो है पढ़ के वाइस चांसलर साहब ने उनको इंडोर्स किया कि ये काम हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। फिर वाइस चांसलर साहब ये कहने लगे कि आप अपना धरना उठा लो। हमने नहीं उठाया। हमने कहा जब तक हम तो ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं मिलेगा हम नहीं जाएंगे। जो है 10 जून के बाद 26 जून को एक लेटर लिख के दे रहे हमको, जो है कि आपकी ये डिमांडें हमने मान ली है, पॉइंट वाइज नहीं दी हमको। जो है और जो मिनिस्ट्री के लेवल की मिनिस्ट्री हम देंगे। जो है आपके चैनल के माध्यम से हमारा अनुरोध है को डिमांड हमारी कौन सी है। जो है मेन 2 होती है, ये हेल्थ सेंटर की सुविधा देकर लगा रखा हमने जो कार्ड। जो है 1955 से हेल्थ सेंटर की सुविधा थी हमारे साथ। जो 1955 से हेल्थ सेंटर की सुविधा हम ले रहे थे। और 1955 के बाद अब ये 23 के अंदर ये रजिस्ट्रार जब आए, जो है 2023 के अंदर जो कॉलेज के हमारे सम्मानित साथी हैं उनसे करें हेल्थ सेंटर की सुविधा खत्म। जबकि यही लोग, यही रजिस्ट्रार्स की लड़कियां जो है, इनके बच्चे जो है, जो सेंटर ऑफिस के बच्चे हैं, हम कॉलेज के अंदर कार्यरत हैं। इनके बच्चे वार्ड कोटे के अंदर हम एडमिशन लेते हैं। हम अपने पैसे कटवाने ग्रेड पे के हिसाब से, जैसे किसी का 2400 ग्रेड पे तो जो 250 कटवा रहा है, किसी का 4600, 450 कटवा रहा है, 4600 सॉरी जो 650 कटवा रहा है। टीचर्स के 1000 कट रहे हैं। इतना पैसा कट के आ रहा है। और मिस्टर रजिस्ट्रार, मिस्टर वाइस चांसलर, जो 1955 से हेल्थ सेंटर चल रहा था, उस हेल्थ सेंटर को टुटवा दिया। हेरिटेज बिल्डिंग को टुटवा के
नई 4 मंजिला हॉस्पिटल बना रहे हैं जो है, और कॉलेज की हेल्थ सेंटर की सुविधाएं खत्म कर रहे हैं जो है। ये कमाल की चीज़ें समझ से पड़ रही है जो है। जबकि यही रजिस्ट्रार और इनके जो AR जितने भी हैं, जब हम जाते हैं अंदर, जब जाते हैं कॉलेज के अंदर जाते हैं, यही एक्सपर्ट बन के जाते हैं, यही रोस्टर पास करते हैं। सब जगह कॉलेज के अंदर ये जाएंगे, रोस्टर ये पास करेंगे, और कॉलेज के कर्मचारी को हेल्थ सेंटर की सुविधा नहीं मिलेगी। तो सर आप जो हेल्थ की बात कर रहे थे उसके बारे में थोड़ा समझाइए। सर ये जो हमारा हेल्थ सेंटर है एक्चुअल में, जब से इस यूनिवर्सिटी के अंदर हेल्थ सेंटर बना है, जब से हेल्थ सेंटर का जन्म हुआ है, तब से लेके आज तक हेल्थ सेंटर की फैसिलिटी जो भी कॉलेजों के कर्मचारी है वो भी साथ साथ उठा रहे थे यूनिवर्सिटी के। अब आज की डेट में कह रहे कोई ऑडिट प्रॉब्लम आ गई है, जो इनका एफओ वो कहता है ऑडिट प्रॉब्लम नहीं है, चंदा नहीं आ रहा है, क्योंकि हम लोग ना ये पेड है, ये फ्री में नहीं है, फ्री की सुविधा नहीं है, ये फ्री की सुविधा नहीं है, ये हमारा पैसा कटता है, इसका कैडर वाइज करता है, ग्रुप डी का कुछ करता है, उससे सी का कुछ करता है, ए का कुछ करता है, हम सब पेड हैं। तो पेड होने के बावजूद भी इन्होंने हमारी हेल्थ सेंटर की सुविधा छीनी है। उसका ये लोग जो इस एरिया में रिजाइडिंग कर रहे हैं ना, सारे लोग तो नहीं, अदिति कॉलेज में मान लो नौकरी करता है, वो यहाँ दवाई लेने तो आएगा नहीं, लेकिन जो लोग इस एरिया में रहते हैं, सराउंडिंग एरिया में रहते हैं और वो कॉलेजों में नौकरी करते हैं, वो इसकी डिमांड कर रहे हैं, तो उसको लोगों ने उठा रखा है, और वो लॉजिक भी है हमारा, उसको ये लोग मानते भी हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के डबल बेंच की एक रूलिंग आई है 30 जनवरी 2024 को जो है, जिसमें साफ लिखा हुआ है कि जिस मेरे सम्मानित साथी को, कॉन्ट्रैक्ट के सम्मानित साथी को 10 साल रेगुलर नेचर का काम करते होगा, उसको पक्का किया जाए। हमने डिमांड को ली, वाइस चांसलर से बोला मैं देखता हूँ जो है, लेकिन टिल टुडे आज तक की डेट में जो है कोई नहीं है। हम अपने पैसे कटवा रहे हैं, 4.25 करोड़ इनके पास कट के आ रहे हैं सितंबर 2023 तक जो है। इनसे मैंने नेगोशिएशन की बताया भी जो है, अंदर बैठे फाइनेंस ऑफिसर जो है वो जो है वो झूठ बोल रहे हैं कि पैसे नहीं आ रहे जो है, और सब मैं कॉलेज के अंदर, मैं भी अकाउंट्स के अंदर हूँ, सबके पैसे कट के आ रहे जो है। अभी इन्होंने फरमान निकाला है कि जो 23 में फरमान निकाला कि जितने मेरे कैंपस में जितने टीचिंग और नॉन टीचिंग है, इसका पैसा हम काट दिए इन्होंने जो है। कॉलेज का कट कराया था, कॉलेज को हमको इन्होंने सुतेला बना दिया है कि कॉलेज, अरे ऑटोनॉमी बना दो ना कॉलेज की जो है, कॉलेज का प्रिंसिपल अपने आप जो करेगा, तुम क्यों इंटरफेयर करते हो। मोर ओवर देखो आप जो है, ये अंदर बैठे वाइस चांसलर जो है, जो हम कॉलेज की फीस है, अभी एडमिशन स्टार्ट है, ये कॉलेज की फीस ले रहे हैं, दवा के फीस दे रहे हैं, और वो 3-4 महीने का इंटरेस्ट ये अंदर बैठे अधिकारी खा रहे हैं, जो कॉलेज को मिलना चाहिए था जो है। दूसरी चीज़, जो डेवलपमेंट फंड के नाम से जो कॉलेज पैसे देता है, इन्हीं को देता जो है। मेरे कॉलेज से 62 लाख रुपए गए हैं, और हमारे पास 80 कॉलेज हैं, कितने करोड़ों रुपए इनके पास आ रहे हैं जो है। हेल्थ सेंटर की सुविधा खत्म कर देंगे हमारी जो है, हम होने नहीं देंगे। हमारे आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध है कि ये धरना जब तक चालू रहेगा, जब तक हमको पॉइंट वाइज तरीके से हमको लिख नहीं देंगे। धन्यवाद। ये बात बताइए, जैसे आप लोग हड़ताल कर रहे हैं, आपकी मांग जायज है, लेकिन इससे आपकी हड़ताल से आमतौर से आरोप लगता है हड़ताल करोगे तो स्टूडेंट पे या टीचर के काम में, विश्वविद्यालय के काम में अफेक्ट जो पड़ेगा, उसके लिए कौन दोषी है? नहीं, उसके लिए व्यवस्था दोषी है, यूनिवर्सिटी की व्यवस्था दोषी है। यूनिवर्सिटी में जो लोग बैठे हुए हैं, एयर कंडीशन कमरों में बैठे हुए हैं, जिनको इतने बड़े पद दिए हुए हैं, कोई वाइस चांसलर है, कोई डीन ऑफ कॉलेज है, कोई जॉइंट डीन है, कोई रजिस्ट्रार है, कोई डायरेक्टर, और किस लिए है? इनका काम मैनेज करना ही तो है, ये लोग मैनेज करें। हड़ताल को हमने एकदम से आकर हड़ताल में थोड़ी बैठ गए, हमने इनको नोटिस दिया होगा, नोटिस के बाद इनको टाइम दिया होगा, उस समय हमसे बात करते, हड़ताल होने ही ना देंगे भाई। अगर कोई चीज और लॉजिकली नहीं है तो ये हमको चिट्ठी लिख कर देगा भाई आप हड़ताल गलत करोगे, आपके खिलाफ एक्शन आएगा। ये तो आती है असंबंधित लोग हैं ना, ये हमें कोई मेमो देते हैं, हमें चिट्ठियां लिख कर देने का आपकी डिमांड है जायज है, हमने रिजॉल्व कर दिया है, रिजॉल्व नहीं, इसको आप क्या कहोगे भाई? चिट्ठी हमें लिख कर दे रहे, हमने कर दिया आपके काम जो भी है, लेकिन काम एक भी नहीं हुआ, तो उस समय यूनियन क्या करेगी? हमारे पास इससे कोई रास्ता नहीं है, ये लोग उठेंगे नहीं, सारे बैठे, देखो कम से कम 12-1 बजे देखना हजारों से ज्यादा हो जाएंगे, तो हम थोड़ी अपना ये क्या बोले हम इनको, हाँ ये हो गया। सर एक बात बताइए, ये जो कर्मचारी हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में किस तरीके का काम करते हैं और क्या इनका महत्वपूर्ण भूमिका है? सर ये ऑफिस अटेंडेंट से लेके एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर तक के लोग हैं, ये टोटल वर्क जो भी यूनिवर्सिटी सिस्टम का है वो सब करते हैं। ये कुछ कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी हैं, वो जरूर जो हमारी छोटी वाली पोस्टें हैं वो MTS वाली उस पर काम कर रहे हैं, लेकिन बाकी यहाँ पे सेक्शन अफसर भी हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर भी हैं, हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब खुद सेक्शन ऑफिसर हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब ग्रुप डी का स्टाफ बैठा हुआ है, सब तरह के लोग हैं, सारे कर्मचारी हैं। जब हमने कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम को ये शुरू कराया है तो आपने देखा होगा कि कॉन्ट्रैक्ट का जो एक्ट बनाया है 1970 में बनाया, उसने क्या लिखा हुआ है एक्ट में, सीधा लाइनें हैं कि भाई जो पेरेनियल ड्यूटी करता है, जो 12 मंथली जो ड्यूटी है, चाहे देखो ये यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये हमारे आउटसोर्स में है चौकीदार, ड्यूटी इसकी पूरी 12 मंथली है और पेरेनियल ड्यूटी है, ये यहाँ से हिल नहीं सकता, तो वहाँ पर आप परमानेंट जॉब रखेंगे। और जो है
और जो अगर मुख्य काम कर रहे हैं, अगर किसी कंपनी का या किसी ऑटोनोमस बॉडी का मुख्य काम कर रहे हैं ना, तो उसे भी आपको परमानेंट रखना पड़ेगा। ये 2 रूलिंग उसके अंदर एक्ट में रखी हुई है, ये उनको भी पता होगा, लेकिन एक्ट का ये मिसयूज कर रहे हैं ये जो जितने हमारे प्रशासन वाले हैं। तो हमारे यहाँ जो कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी हैं ना, ये हमारे बराबर काम कर रहे हैं। पेरिनियल ड्यूटी है, 12 महीने की ड्यूटी है, और साथ में जो है ये मुख्य कार्य कर रहे हैं, मेन कार्य दे रखे हैं इनको। तो भाई इनको परमानेंट करने में क्या प्रॉब्लम है? 10 साल से जिसको ज़्यादा हो गए, अब तो जो सुप्रीम कोर्ट ने 5 साल का भी अलाउ कर दिया। अभी आप देखेंगे श्रीपाल वर्सेस नगर निगम गाजियाबाद ने 31 जनवरी को एक सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग करी है, जिसमें वहाँ के प्रशासन ने कहा था कि श्रीपाल जी इनको हमने आउटसोर्स से रखा है, लेकिन वो प्रूफ नहीं कर पाए, और वो कर रहे थे रेगुलर ड्यूटीज़ गार्डन की। और ये गार्डन में भी जो आप काम कर रहे हैं ना, ये भी रेगुलर ड्यूटीज़ है, ये कोई टास्क नहीं है। तो जहाँ भी टास्क होगा ना, वहाँ पर आप ऐसे आउटसोर्स नहीं रख सकते, लेकिन जहाँ पर पेरेनियल ड्यूटी है और वैसी है, वहाँ पर आपको परमानेंट करना पड़ेगा। तो 10-10 साल 15-15 साल हमारे यहाँ तो रिटायर भी हो गए कई कॉन्ट्रैक्टर, कुछ नहीं मिला उनको। कितना ज़बरदस्त शोषण है। ये सरकारों को सोचना चाहिए। श्रम कानून का जो मिनिस्टर बैठा हुआ है, वो क्या कर रहा है, उसको सोचना चाहिए था कि भैया हमारे देश में ये क्या हो रहा है। लेबर के तो मिनिस्टर बन जाते हो, करते कुछ हो नहीं। क्योंकि हम 2019 में जीत के आए थे। जो मेरे कॉन्ट्रैक्ट के साथी हैं, इनको 1570 रुपये मिलते थे, और जो जूनियर असिस्टेंट के साथी हैं उनको 19,000 रुपये मिलते थे। हमने रजिस्ट्रार साहब को बोला, रजिस्ट्रार साहब ने मना कर दिया कि इनके के। आज आपको बता रहा हूँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ, जो अंदर बैठे मेरे कॉन्ट्रैक्ट के कुछ साथी बैठे यहाँ पे, आज के डेट इनको बेसिक प्लस DA मिल रहा जो है। जब DA हमारा बढ़ता है तो उनका भी बढ़ता जो है। वाइस चांसलर साहब जब नेगोशिएशन हुई थी हमारी 10 जून को जो है, तो हमने उनको बोला, मैंने सर मैक्सिमम 48 से ऊपर, मैंने किसी को 5 साल, किसी को 10 साल, किसी को 12 साल, इसके ऊपर कोई नहीं है। मैं कहा बेसिक प्लस DA दे रहे हो, आपको सिर्फ HRA देना, और मेरा कॉन्ट्रैक्ट का साथी सम्मान से अपने घर में जाएगा कि मैंने 15-20 साल 25 साल नौकरी की, तो मेरे को आज ये मिस्टर वाइस चांसलर ने पक्का कर दिया। ये भी वाइस चांसलर साहब को हमने बोला जो है, लेकिन टिल टुडे नो पॉलिसी। NEP इन्होंने लागू किया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, जिसमें सिर्फ कॉलेजेस में ही परेशानी है। कॉलेजेस में वर्कलोड बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ना हमारी OBC एक्सपेंशन में कोई भर्तियाँ हुई हैं, ना हमारी EWS में, ना NEP आ गया। NEP में इनको 3 साल मिला, ना इन्होंने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, ना इन्होंने क्लासेस बनाई। आज ये कह रहे हैं कि 12 घंटे आपको काम करना पड़ेगा, 8 बजे से आओगे, 8 बजे तक आपकी लैब चलेगी। मुद्दा आपने उठा दिया, ये टीचर भी उठा रहे हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ना तो इन्होंने टीचर की भर्ती की, ना ही कोई सिस्टम बनाया, आप उसकी बात कर रहे हैं, राइट? हाँ, हमारा तो कभी UGC, कभी गवर्नमेंट कहती है भाई बैन कर दो। भाई बैन किस बात का कर दो? पहले से हमारा स्टाफ कम होता जा रहा है, लोड हमारे ऊपर ज़्यादा होता है। आप हर वैसे संस्थाएं देखोगे ना, उनमें लोड है, तभी वहाँ के लोग जो है सुसाइड कर रहे हैं, परेशान हैं, दुखी हैं। क्योंकि हमारे ना OBC में, ना EWS में, ना NEP में कोई एक्सपेंशन नहीं किया। ये 2 कर्मचारी काम कर रहे हैं लेबोरेटरी में, और उसी के ऊपर लोड दिए जा रहे हैं कि आप 12 घंटे काम करोगे। क्या ये जो कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी हैं, क्या यूनिवर्सिटी रखती है या थर्ड पार्टी कोई रखता है? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट जो हम अभी लड़ाई लड़ रहे हैं ना सर, ये सिर्फ यूनिवर्सिटी के अपने बंदे हैं, अपने हिसाब से रखे हैं, और प्रॉपर इन्होंने पहले सिलेक्शन किया है, और उस हिसाब से इनको शुरू में रखा गया है। और उसके बाद उमा देवी का केस आया था 2006 में, उसने कहा था कि जो भी है 10 साल हो गए जिसको, उसको आप परमानेंट हो, आगे आप भर्ती नहीं करेंगे। फिर इन्होंने क्या किया, चाल चली भ्रष्ट प्रशासन ने की, भाई इन्होंने फिर से वो भर्ती करनी शुरू कर दी। 2006 के बाद भी भर्ती करी है, तो भाई उसके बाद भी उनको 10-12 साल हो गए। उसके बाद रूलिंग आई हिमाचल प्रदेश की, उन्होंने उमा देवी से भी ऊपर काम किया। उन्होंने कहा भाई जो भी कैसे भी हो गया है, जिसका भी वो कॉन्ट्रैक्ट में आ गया है और आपने रखा है, तो उसे आपने पक्का करना है। आमतौर से जो विश्वविद्यालय के काम करने वाले कर्मचारी हैं, या कोई वाइट कॉलर मजदूर जो अपने आप को मजदूर नहीं कहते, आप लोग यहाँ कह रहे हैं मजदूर एकता जिंदाबाद, आप अपने आप को मजदूर क्यों कह रहे हैं? नहीं, हम मजदूर हैं, हम मजदूर हैं। मजदूर में क्या दिक्कत है? हम मजदूरी तो करते हैं, सैलरी पेड लोग हैं हम। जिसको सैलरी मिल रही है वो मजदूर है। मजदूर कहने में क्या बुराई है? हम मजदूर हैं, मजदूरी करते हैं, सुबह से शाम तक ड्यूटी करते हैं। जो जिसका काम है, मान लो कोई लेबोरेटरी में काम करता है, मान लो ऑफिस में काम करता है, सेक्शन ऑफिसर है, मान लो कोई दूसरे उसमें काम करता है, लेकिन मजदूर हैं। मैं हूं और मैं ना बोलूं, ये हम कोई प्रोफेसर तो है नहीं, चाहे हम सेक्शन ऑफिसर लेंगे, मजदूर तो है। तो इसमें क्या दोष है? इसमें तो कोई गलत नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि हम अपने हक के और लड़ना जानते हैं, अपनी लड़ाई को लड़ना जानते हैं और लड़ेंगे, और 100% जीतेंगे। मैं आपको बोल रहा हूँ 100%, क्योंकि हम लॉजिकली ठीक है। दोस्तों, अभी आप लोगों ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों की बातों को सुना। यहाँ बैनरों पर अलग अलग कॉलेज के जो कर्मचारी हैं, बीते 3 महीने से लगातार प्रदर्शन करते आ रहे हैं। उन्होंने अपनी बातों में ये बात सारी जिक्र की है, मैं उसको दोहराऊंगा नहीं, लेकिन एक बात जरूर दोहराऊंगा
हम देखते आ रहे हैं लगातार केंद्र सरकार हो या दिल्ली सरकार के अधीन काम करने वाले विभागों में लगातार कॉन्ट्रैक्ट पर, ठेके पर या दिहाड़ी पर मजदूरों को रखा जाता है, ये उम्मीद देके कि एक दिन उनको पक्का किया जाएगा, और वो सालों साल पक्का होने की उम्मीद में काम करते रहते हैं। उन्हें समान काम का समान वेतन भी नहीं मिलता है, उन्हें ESI, PF या पेंशन का अधिकार भी नहीं मिलता है, उन्हें ग्रेजुएटी भी नहीं मिलती है। उसके बावजूद वो पक्का होने की उम्मीद के साथ लगातार काम करते आ रहे हैं। कुछ ऐसा ही मामला यहाँ भी है। 10 साल, 12 साल, 14 साल से अधिक हो गया ये लोग काम करते आ रहे हैं, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी के अधीन काम करने वाले कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को आज तक पक्का नहीं किया गया है। जैसे एक साथी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और ठेका प्रथा अधिनियम 1970 का भी एक कानून है कि रेगुलर काम के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट पर, ठेके पे मजदूर को नहीं रख सकते, उन्हें पक्का करना चाहिए। उसके बावजूद दिल्ली विश्वविद्यालय के सैकड़ों कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को आज तक पक्का नहीं किया गया है। साथ साथ में मजदूर जब काम करता है तो उसकी तबीयत खराब हो सकती है, उसके लिए उससे कुछ पैसा लिया जाता है हेल्थ की सुविधा देने के लिए उसको और उसके परिवार को, लेकिन अब हेल्थ की सुविधा दिल्ली विश्वविद्यालय में काम करने वाले कर्मचारियों से छीना जा रहा है, जबकि हेल्थ की सुविधा देने के लिए उनसे पैसा लिया जा रहा है। तो इनकी मांग बिल्कुल जायज़ है, दोनों मांगे जायज़ है। इसकी मांग को पूरा सरकार को और दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रबंधक को करना ही चाहिए। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं, कमेंट कीजिए और देखते रहिए विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज।